अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए दिलचस्प कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। वो कम उम्र बच्ची बोलती ही जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में उसकी दास्ताने हयात को सुना और सोचा कि इसे आप तक भी पहुँचाऊँ। ज़हन दिल पर एक बोझ सा है, उसकी कहानी उसी की ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया था। अबू मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था नहीं। मुझे एक दरमियानी उम्र के रिक्शे वाले से ब्याह दिया। मेरे तो गलियों में सहेलियों के हमरा खेलने के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी, तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तस्वुर से बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भरकर खाना खाया। मेरे मेके में तो जैसे गुर्बत का राज चल रहा था। अब्बा किसी तरह मांग तांग कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते थे। वही रात गुजारने के लिए काफी था। खैर, मुझे शादी के फौरन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शोहर का रिक्शा खराब हो गया था और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलबे खुराक बढ़ी, तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टुकड़ा निकाल कर खाती। कुछ हमदर्द लोगों और पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीज़ें और दूध दे जाते। जो रिक्शे में से बचत होती थी वो मकान का किराया दे देते। अगर मकान का किराया ना देते तो माली मकान सामान उठाकर बाहर फेंकने की धमकियां देता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा हुआ और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर ज़हन माऊफ हो जाता कि कैसे गुजारा करूंगी। अभी एक बच्चे का बोझ संभाला नहीं जा रहा था कि दूसरी बच्ची भी पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बेऔलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठ उठ कर मैं रोती तड़पती, खुद से बातें करके सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी? मुझे खुद कौन सा अक्ल समझ थी? माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मांग तांग कर गुजरने लगे। रिक्शा कभी खराब हो जाता और कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद आप जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिल जाएगा और दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने मुखय्यर हजरात हैं, इनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक और चिराग जलने वाला है। खैर से मैं फिर उम्मीद से थी। इसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने ये सोचा कि इनको कोई समझाने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते, घर में रखते, लेकिन ये जो फैमिली में इजाफा दर इजाफा हो रहा है, इसके जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तसल्लियाँ भी देती रही और मिलने वालियाँ भी समझाती रही कि अब खानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह इस दुनिया में आती है, खुदा इसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है। लेकिन मैं अपने हालात का जिम्मेदार किसे कह रहा हूँ? बहुत ही दर्दनाक बातें इसने सुनाई। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात को यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। कई तरह के ख्यालात जहन में आते हैं, ये कर दें वो कर दें। मुझे हकीर से जो बन सका सो किया, मगर इसे तो दुआएं भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूध, अच्छी ग़िज़ा सब चाहिए। कुछ सोचकर मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रहनुमा सदर लेडीज़ क्लब, जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फरा मुख्तार साहिबा, इनके पास ले जाती हूँ। तुम 1-2 साल जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता इनकी सरपरस्ती में रहो। वहाँ हर तरह की पनाह मिलेगी। शोहर आपके किसी सराय में रह लें, इसी तरह मेरे अजीज और कुछ दोस्त भी रखने को तैयार थे।
اچانک اس کے آنسو بند ہو گئے اور کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا کسی کا سرونٹ کوارٹر خالی ہو تو اسے وہیں جگہ دلوا دیتے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم سمجھے وہ راضی ہو گئی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لیڈیز پارک میں کبھی نہیں آئی۔ بس میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے مسائل کم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ درد دل کا کیا کروں۔